Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss cost of capital practicals. इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया है, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, और भी हम लोगों ने पॉइंट्स को कवर किया जैसे लीज फाइनेंसिंग। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्योरी पोर्शन को कवर किया, जिसके अंदर हमने बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कस किए। अब आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स एग्जाम के सिनेरियो में पूछे जा सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना केवल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और इसमें थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशंस भी होती है। सो आप कॉन्सेप्ट को पहले समझना कि ये कॉन्सेप्ट किस पॉइंट से रिलेटेड है। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूंगी। 5 ईयर अगो सोना लिमिटेड इशू 12% इररिडीमेबल डिबेंचर्स। देखो, इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डिबेंचर्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा था। एक बांटा था इररिडीमेबल डिबेंचर्स और एक रिडीमेबल डिबेंचर्स। ज़रा याद करो, इररिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला क्या होता था? इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। एक होता था विदाउट टैक्स, एक होता था विद टैक्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी टैक्स का नामो निशान नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर विद टैक्स वाला कॉन्सेप्ट बोला होता तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन में नेट प्रोसीड वाला आप फॉर्मूला यूज करते और यहाँ से परसेंट कैलकुलेट करते। अब रिडीमेबल जब डिबेंचर्स वाले क्वेश्चंस आएंगे तो रिडीमेबल डिबेंचर्स के फॉर्मूले को समझेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको समझ आ गया होगा कि इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 लगेगा। अब इंटरेस्ट क्या है? यहाँ पे हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर इंटरेस्ट नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि 12% डिबेंचर है। 12% डिबेंचर का मतलब 12 रुपीज़। कैसे निकालते हैं हम डिबेंचर्स? जैसे कि पार वैल्यू कितनी है? 100, तो 100 का जो भी परसेंटेज मेंशन होती है उसको हम लिख देते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया 12। और नेट प्रोसीड कितनी दे रखी है? नेट प्रोसीड का मतलब जो भी एक्चुअल वैल्यू है, फेस वैल्यू है डिबेंचर की, उसमें से हम फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देंगे, खर्चों को माइनस कर देंगे। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, तो हम नेट प्रोसीड के अंदर यहाँ पे कितनी डालेंगे? देखो 100 नहीं डालेंगे। करंट मार्केट प्राइस ऑफ दीज डिबेंचर्स इज 94। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 94 करंट मार्केट प्राइस है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसकी वैल्यू को, कितनी आपकी वैल्यू आएगी फाइनल सॉल्व होके। आप जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितनी वैल्यू आनी चाहिए। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.66%। ओके, तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, जिसके अंदर एक सिंपल सा क्वेश्चन बोला था। क्वेश्चन में था कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल निकालनी है, जिसमें आपको इंटरेस्ट चाहिए होगा और नेट प्रोसीड चाहिए होगी। दोनों को सॉल्व करके हमने वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो 5 ईयर अगो सोना लिमिटेड issue 12% debentures, that is irredeemable debentures 103 प्रीमियम है। उसकी पार वैल्यू है कितनी? पार वैल्यू है करंट मार्केट प्राइस, पार वैल्यू 100 और करंट मार्केट प्राइस है 94। अब कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स दे रही है 35%। तो क्वेश्चन बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट वही है, बस इररिडीमेबल डिबेंचर्स में जो हमने सेकंड पॉइंट को डिस्कस किया था विद टैक्स वाला कॉन्सेप्ट, तो विद टैक्स लेके आ रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड और यहाँ पे 1 माइनस टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 लग जाएगा।
जो कि इंटरेस्ट कितना निकला है 12%, किस पे निकालेंगे, पार वैल्यू पे, तो 100 का 12% 12 रुपीज़ आ जाएगा। नेट प्रोसीड मार्केट वैल्यू 94, इसमें कोई भी खर्चा वगैरह नहीं दे रखा, तो डायरेक्टली 94 पुट करो, मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस टैक्स की वैल्यू कितनी है 35%। 35% का मतलब क्या होता है 35/100, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.35, तो यहाँ पे 1 माइनस 0.35 सॉल्व करके मल्टीप्लाई बाय 100, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 12, ये आ जाएगा 0.65 अपॉन में 94 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, बस इसको सॉल्व करना है इस पॉइंट को, और फिर लास्ट में 2 पॉइंट हटा देने हैं, तो इसको जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा 82.97। मैम ये लेंदी प्रोसेस है, ये लेंदी प्रैक्टिकल्स है। हाँ इस टाइप के लेंदी प्रैक्टिकल्स आ सकते हैं आपको, क्योंकि इसको करने में अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मिनट का टाइम लगता है, तो इतना क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो अ कंपनी इशू 10,000 10% डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स के आगे कितना लिखा है 10%, यही हो गई इंटरेस्ट की अमाउंट, इंटरेस्ट की परसेंटेज हो गई, अमाउंट निकालेंगे 100 पे। डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब प्रीमियम की बात करी है, प्रीमियम हो जाता है ऐड और डिस्काउंट हो जाता है लेस। 1/4/2017 को, अब ये रिडीमेबल वाला केस है। रिडीमेबल वाला केस क्या कहता था कि आपको या तो टैक्स के साथ क्वेश्चन आएगा या टैक्स के बिना आएगा, विदाउट टैक्स, और या तो क्वेश्चन आ सकता है विद टैक्स। विदाउट टैक्स कैसे आ सकता है, फॉर्मूला कैसे बनेगा, इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। ओके, और विद टैक्स किस तरीके से फॉर्मूला आएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, सिर्फ टैक्स वाला प्रोसीजर बढ़ जाएगा, प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में लाइफ डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले आप लोगों से पूछे जाएंगे जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे विद टैक्स है या विदाउट टैक्स है, टैक्स का रेट दे रखा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो आपको मैच्योरिटी पीरियड कितना बोल रखा है, 1/4/2017 से लेके 1/4/2022 तक की बात कर रखी है इन्होंने, और प्रीमियम है 10%। तो 1 मिनट आप लोगों को टाइम है, जल्दी से आप इसको कैलकुलेट करके देखो ये वाला फॉर्मूला लगा के, अगर तो आप सॉल्व कर पा रहे हो तो ठीक, अदरवाइज मैं इसको आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले को कैसे पुटअप करोगे आप, इंटरेस्ट कितना बोल रखा है आपका, इंटरेस्ट बोल रखा है 10%, तो 100 का 10% हो गया 10 रुपीज। 1 माइनस टैक्स कितना हो गया 35%, मतलब 0.35, प्लस रिडीमेबल वैल्यू 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो रिडीमेबल वैल्यू हो गई आपकी 100 और नेट प्रोसीड आपकी हो गई 110। रिडीमेबल वैल्यू कितनी हो गई 100, तो यहाँ पे आ गया आपका 100 माइनस 110, 100 माइनस 110 डिवाइड बाय लाइफ कितनी हो गई, गिन लो, 2017 से लेके 2022 तक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने साल हो गए 5 साल, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, हो गए ना 5 इयर्स। डिवाइड बाय होल डिवाइडेड बाय जो भी हमने वैल्यू ऊपर लिखी है, रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये तो आ जाएगी आपकी 10, ये सॉल्व होके आ गया आपका
0.65, ठीक है, प्लस यहाँ पे जब आप इस पॉइंट को सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका -10 डिवाइड बाय 5, मतलब ये हो गया -2 डिवाइड बाय -2 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 210/2, मतलब 105। 10 को इससे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.5 -2 अपॉन में, ये सॉल्व करके आएगा 105 मल्टीप्लाई बाय 100। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 4.5 अपॉन में 105 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस टाइप से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो इसका आंसर आ रहा है 4.28, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा 4.28 की हेल्प से। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ कंपनी इशू 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार 2012 की बात कर रहे हैं ये, और मैच्योर्ड हो रहा है 1/4/2022 में, अराउंड 10 साल का फर्क है। द कंपनी वॉन्ट्स टू नो द कॉस्ट निकालना चाहते हैं एग्जिस्टिंग डेट की कितनी तारीख को, 1/4/2017। तो 1/4/2012 से लेके हमें कैलकुलेट करना है 1/4/2017 तक, मतलब ये भी अराउंड 5 इयर्स की ड्यूरेशन का टाइम पीरियड निकालना है। फिर इन्होंने बोला है व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर, मार्केट प्राइस आपका 80 बोल रखा है, डिबेंचर का टैक्स रेट यही है। तो यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलेगी, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय लाइफ। और यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा, रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय कितना 2। तो आप इंटरेस्ट बता दो, इंटरेस्ट कितना बोल रखा है 10%, 100 का 10% कितना होगा 10, 1 माइनस 0.35 अगेन प्लस रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड। यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू कितनी दे रखी है, मार्केट प्राइस 80 दे रखा है, तो 100 माइनस 80 मार्केट प्राइस मतलब नेट प्रोसीड जब फाइनल वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह तो दे नहीं रखी है, 5 डिवाइड बाय 100 प्लस में 80 डिवाइड में 2। इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.65। इसको सॉल्व करोगे तो 100 में से 80 गया तो 20 को 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 4 अपॉन में 100 प्लस 80 180 डिवाइड बाय 290। इसको सॉल्व करोगे तो आपका निकलेगा 6.5 प्लस में 4 डिवाइड में 90 एंड मल्टीप्लाई में 100। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 10.5 90 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है जो फाइनल कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा 11.666। तो ये 11.67% आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के ये हो गया कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के एटलीस्ट मैंने 3 से 4 क्वेश्चन आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स के ही करा दिए, और होपफुली ये आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इफ आर एनर्जी कंपनी है इज इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक 100 ईच 100 पर शेयर विद अ स्टेटेड डिविडेंड 12। यहाँ पे डिविडेंड की वैल्यू दे रखी है, डिविडेंड इज रिलेटेड टू शेयर्स एंड इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू डिबेंचर्स। तो डिविडेंड की बात करिए इन्होंने 12, डिविडेंड आपको दे ही दिया कितना 12, और फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे पहला क्वेश्चन फ्लोटेशन का कॉस्ट का आया जो कि है 3%। फ्लोटेशन कॉस्ट आपको बता दी 3%, कैलकुलेट करोगे तो 3 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समथिंग 0.03, ठीक है। देन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर।
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करी थी कि कल सारा कुछ सेम रहता है, बस इंटरेस्ट की जगह पे डिबेंचर यूज हो जाता है। तो यहाँ पे जो डिबेंचर है उसकी वो डिविडेंट यूज हो जाता है, इंटरेस्ट की जगह डिविडेंट यूज हो जाता है। तो यहाँ डिविडेंट हो जाएगा, यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, नेट प्रोसीड आ जाएगी या मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा। ठीक है, मार्केट प्राइस दे रखी है ना उन्होंने, इशूइंग 10 पर शेयर विद अ स्टेटेड डिविडेंड ऑफ 12, यहाँ पे नेट प्रोसीड आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो डिविडेंड है आपका 12, नेट प्रोसीड कैसे निकलेगी, जैसे कि वैल्यू दे रखी होती है 100 दे दी और 1 में से क्या माइनस कर देंगे 0.03, या तो आप डायरेक्ट नेट प्रोसीड में से फ्लोटेशन कॉस्ट को घटा सकते हो, तो वो निकलेगा यही मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे सॉल्व करके 100 आ जाएगा। तो ये जो आपकी वैल्यू होगी 1200 मल्टीप्लाई बाय ये समथिंग आ जाएगी 0.97 मल्टीप्लाई 100 और फिर इसको 12 अपॉन में 97 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। और फिर इसको आप सॉल्व करके बता सकते हो कि ये कितनी वैल्यू आ रही है, इट्स समथिंग 12.37% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करना था, जहाँ पे जिस सिनेरियो में आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दी गई थी, फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी होती है, तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व करके नेट प्रोसीड में से बता सकते हो। नाउ एक इजी सा क्वेश्चन, XYZ कंपनी है जो कि 2000 इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर रही है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो 100 ईच एट 95 ईच, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे कैलकुलेट होगी, डिविडेंड अपॉन में नेट प्रोसीड या मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, डिविडेंड कितना दे रखा है 10%, किस पे निकालेंगे 100 पे, तो 100 का 10% आ जाएगा 10 रुपीज, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है आपका 95 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो सॉल्व करके आएगा वो आप कैलकुलेट करो जल्दी से, कितना आएगा ये सॉल्व करके, 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये सॉल्व करके आएगा 10.53%। ठीक है, कैलकुलेटर की यूज बिल्कुल मत करना क्योंकि आपको उसी की फिर एडिक्शन पड़ जाएगी, कैलकुलेटर ही यूज करा करोगे फिर आप। नेक्स्ट इज XYZ लिमिटेड इशू कर रहा है 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच एट 95 ईच। ठीक है, कंपनी प्रपोजेस टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट द एंड ऑफ 10th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इशू से 10 साल बाद वो क्या कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स की आपको वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, डिविडेंड प्लस यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला लगेगा, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय लाइफ अपॉन में रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। तो डिविडेंड कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पे डिविडेंड दे रखा है आपको 10%, तो 100 का 10% 10 रुपीज हो गया। रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, रिडीमेबल वैल्यू है 100 और नेट प्रोसीड कितनी है, देखो इसमें लिखा है एट 95 ईच, तो 95 हो गई यहाँ पे। ठीक है, और हमें लाइफ पूछी है तो लाइफ कितनी हो गई 10 ईयर्स, बस इसमें पुट कर दो और फाइनल आंसर निकाल दो। 10 प्लस रिडीमेबल वैल्यू आपको 100 माइनस 95 डिवाइड बाय 10 और रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड 100 प्लस 95 डिवाइड बाय 2 एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 प्लस 5 बाई 10 जो कि सॉल्व होके आएगा 1 बाई 2 अपॉन में 195 बाई 2। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 10 प्लस 0.5 अपॉन में ये सॉल्व होके आएगा आपका 2 9 ज़ा 18 2 7 ज़ा 5, तो 97.5 मल्टीप्लाई बाय 100, 10.5 अपॉन में 97.5 मल्टीप्लाई बाय 100,
तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और फाइनल वैल्यू कितनी आएगी इसकी, इसकी आ जाएगी 7th, आपका 7th जो है, जल्दी से इसको कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10.77। लास्ट क्वेश्चन की कितनी थी, 10.53, ठीक है, 10.77% इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड 1 per share of face value of 10 each लास्ट ईयर, और वो एक्सपेक्ट कर रही है ग्रोथ 10%। जब मैंने इक्विटी शेयर आपको बताया था, इक्विटी शेयर्स की किस तरीके से वैल्यू निकलती है, तब मैंने बताया था कि उसमें अर्निंग पर शेयर भी होता है, डिविडेंड पर शेयर भी होता है और डिविडेंड यील्ड ग्रोथ मेथड भी होता है, जिसमें कुछ ना कुछ कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि वो हर ईयर में ग्रोथ इंक्रीज होगी। तो इसीलिए आपका ये कैसे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू, क्या दे रखा है आपको, डिविडेंड पर शेयर D0 मतलब अगर उन्होंने ग्रो करके नहीं बताया तो आप उसमें ग्रोथ को जोड़ोगे और यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर या P0 भी लिखा होता है कुछ बुक्स में, प्लस ग्रोथ को ऐड करोगे और फिर इस फॉर्मूले में पूरा 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो D0 कितना है डिविडेंड, यहाँ पे देखो डिविडेंड कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ग्रोथ बता रखी है 10 और डिविडेंड है 1 रुपीज का, यहाँ लिखा है ना डिविडेंड ऑफ 1 रुपीज, तो यहाँ पे डिविडेंड हो गया 1 रुपीज, ठीक है, ये 1 हो गया। ग्रोथ कितनी बता रखी है 10%, ठीक है, नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10%, तो डिविडेंड 1 + 0.1, ठीक है। एमपीएस मार्केट प्राइस कितना दे रखा है शेयर का, यहाँ पे क्वेश्चंस में पढ़ो 55, तो ये हो जाएगा आपका 55 प्लस ग्रोथ कितनी है यहाँ पे 10% अगेन, तो 0.1, और फिर इसको सॉल्व कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100 से, फिर इसको जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो आएगी 1 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1.1 अपॉन में 55, आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 लगा दो, 11 1 ज़ा 11, 50 आ जाएगा प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 है, फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 50 प्लस 0.1, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 को 1 से करोगे तो 0.02 है ना, 0 इसको सॉल्व करके आएगा 0.02, और फिर इसमें आप इसको प्लस करोगे 0.1 को तो ये आएगा 0.12 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी 12% वैल्यू। कैसे कि यहाँ पे जब सॉल्व किया था, मैं दूसरे कलर से बताती हूँ आपको, जब यहाँ पे सॉल्व किया था तो यहाँ पे कितनी वैल्यू थी, इनको प्लस करके कितना आया था 1 + 0.1, जिसको सॉल्व करके आएगा 1.1, 1.1 को 55 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट हटेगा 0 लगेगा, 11 1 ज़ा 11, 5 ज़ा तो 1/50, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.02 आएगा, 0.02 में 1 प्लस करोगे तो 0.12 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे ये आंसर आपका 12% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन और बचे आपके, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सारे प्रैक्टिकल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है कैपिटल जिसका रिस्क फ्री रिटर्न, देखो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बहुत सारे मेथड समझे थे, कौन कौन सा, अर्निंग प्राइस मेथड, डिविडेंड प्राइस मेथड, डिविडेंड प्राइस ग्रोथ मेथड, जिसमें ग्रोथ भी हमने सीखी थी, और हमने कैपम मॉडल भी पढ़ा था, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये क्वेश्चन इसके ऊपर बेस है क्योंकि यहाँ पे ना ग्रोथ है ना कुछ है, और हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब कैपम मॉडल में सीखा था तो हमने सीखा था कि इसका फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा मार्केट रिस्क,
RM माइनस RF मार्केट रिस्क। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में पढ़ो तो क्या क्या दे रखा है आपको, रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू 10%, द फर्म्स बीटा, बीटा दे रखा है 1.75 एंड द रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट पोर्टफोलियो मतलब ये वाला जो दे रखा है वो है 15%, 15% को हम क्या लिखेंगे 0.15। फिर रिस्क फ्री रिटर्न कितना दे रखा है आपको, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है रिस्क फ्री रिटर्न रेट इज 10%, तो 10% को हम कितना लिखेंगे 0.10। फिर बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.75, बस इसको सॉल्व कर लो और रिस्क फ्री रिटर्न यहाँ पे भी 0.10 होगा, तो इसको वैल्यू को पुट करो जरा, ये आ जाएगा 0.10 प्लस बीटा है 1.75, मार्केट रिस्क दे रखा है आपको 15% मतलब 0.15 माइनस ये दे रखा है 0.10, तो इसको आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 0.10 प्लस 1.75, पहले इस वाले पोर्शन को करना सॉल्व, 15 0.15 0.10 ये आ जाएगा 0.05, फिर आप इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके जल्दी से वैल्यू पहले ये वाला मल्टीप्लाई करना, फिर 0.10 सॉल्व करके बताना कि ये कितना आ रहा है, तो ये लगभग आपका 18.75 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ कंपनी इज 20%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है आपकी ये मतलब 0.20। नाउ रेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5%। रेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट तो जो आप लिखते हो फ्लोटेशन कॉस्ट या ब्रोकरेज वगैरह देखते हो वो, तो यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट लिख दो, कितनी दे रखी है आपको 5%, 5 का मतलब 0.05, और पर्सनल इनकम टैक्स, टैक्स दे रखा है आपको, टैक्स दे रखा है 30%, 30% मतलब 0.30। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग का हमने फॉर्मूला सीखा था, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 माइनस ब्रोकरेज 1 माइनस टैक्स, ये सीखा था। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी दे रखी है, ब्रोकरेज बोलो फ्लोटेशन कॉस्ट बोलो एक ही बात है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी कॉस्ट को बोल रखा था वैल्यू निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वैल्यू कितनी है 0.20, ब्रोकरेज या फ्लोटेशन कॉस्ट कितना दे रखा है आपको 0.05, 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 0.05 और टैक्स भी माइनस करोगे 1 माइनस टैक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.05 और ये हो जाएगा आपका टैक्स भी माइनस कर दो 1 माइनस 0.30। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे 0.20 ये आ जाएगा आपका 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.60। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो फिर आपकी फाइनल आंसर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी जो कि आएगी आपकी 13.3%। ठीक है, कैलकुलेशन पे इतना फोकस मत करो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी समझो क्योंकि एमसीक्यू बेस होंगे और एमसीक्यू में जब आपका आंसर अराउंड भी आएगा तो भी आप एमसीक्यू में से जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपकी वीक होगी तो आप इन प्रैक्टिकल्स को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अब इससे भी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फॉर्मूले, फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए, टैक्स के साथ, विदाउट टैक्स, विद टैक्स, और जो नेट प्रोसीड है उसको कैसे क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करना है, इंटरेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है और डिविडेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, तब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल के प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप लोगों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के और प्रैक्टिकल्स चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।